गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार। आज हम +2 का यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है सॉल्यूशन। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। सभी जानते हैं जनरल है, तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied within certain लिमिट्स। एक डेफिनेशन तो ये है जो आपको बुक में मिलती है सीधे। एक डेफिनेशन मैं आपको और दूंगा जो मे बी आपको बुक में नहीं होगी और वो आपको ध्यान से समझनी है, वो मेन है। हम उसको भी लिख लेते हैं, फिर हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो स्टार्टिंग हम वैसे करेंगे। ए सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more than two components in which one is solvent and all remaining, ये मेन चीज है, remaining are solute। थोड़ा सा फोकस करेंगे अभी आप इसके डेफिनेशन के ऊपर, हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। हमने अभी क्या बोला है, ऊपर के डेफिनेशन और नीचे के डेफिनेशन में शुरू की लाइन सेम है कि ये सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस। सभी जानते हैं कि सॉल्यूशन वही होता है, ऐसा मिक्सचर जो होमोजेनियस हो, एक जैसा, of two or more than two components in which one is solvent and the all remaining are solute। अब हम एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझ लेते हैं। ध्यान देना है आपने, एग्जांपल के ऊपर आप ध्यान देंगे। देखिए, अब हम एक मान के चलो, मैं एक यहाँ पे एक बीकर लेते हैं हम, और उस बीकर के बीच में हमारे पास ये वाटर है, इसके बीच में क्या है, वाटर है, और इसमें हम शुगर ऐड करते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। लेकिन हमने किया क्या, जो शुगर का एडिशन किया वो हमने किया यहाँ पे 20%। तो इट मीन्स वाटर क्या हुआ यहाँ पे 80%। तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे समझनी है, किसी भी एक सॉल्यूशन को समझने के लिए हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस का मीनिंग क्या है? इफ वी कलेक्ट द सैंपल, अगर हम इस सॉल्यूशन में से कोई भी एक सैंपल कलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं उसको, तो वहाँ पे हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि वहाँ पे वाटर कितना है 80% और शुगर कितना है वहाँ पे 20%। इट मीन्स किसी भी पार्ट में कहीं से भी अगर आप ये सैंपल कलेक्ट करते हैं तो आपको ये ही रेशो मिलेगी,
20% शुगर मिलेगी, 80% आपको वाटर मिलेगा। इट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज होमोजीनियस, एक जैसा है जहाँ पे भी आप इसको चेक करते हैं, ठीक है, थ्रू आउट, इट इज सेम थ्रू आउट। तो ये मेन चीज़ है चेक करने वाली। यहाँ पे एक और कंडीशन जो आपको याद रखनी है, एट टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है इट शुड बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये आ सकता है क्वेश्चन आपको कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे, इसको आपने नोट कर लेना है कि जब भी ऐसा हम करेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट। तो ये तो हो गया हमारे पास कि हम होमोजेनिटी हमने चेक की किसी भी सॉल्यूशन की। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टाइप्स की, तो देखिए हम टाइप्स में ऐसे पहले लिख लेते हैं 1 2 3। 1 क्या है हमारे पास, वाइनरी। सेकंड है हमारे पास टर्नरी, और फोर्थ वन इज टेट्रा। टेट्रा, और हम इसको नाम कर सकते हैं पॉलिनरी। अब ध्यान देना आपने यहाँ पे, ये चीज़ आपको मेन है समझने के लिए, ये आपको मेन चीज़ है समझने के लिए। इसमें क्या है, अभी हम बात करते हैं बाइनरी की, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ना ही आपको कोई समझाएगा। बाइनरी की अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स वी हैव 2 कंपोनेंट, मीन्स 2, बाइनरी मीन्स 2। तो 1 इज, ध्यान देना यहाँ पे, 1 इज सॉल्वेंट एंड द अनदर इज सॉल्यूट, सभी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टर्नरी की, तो यहाँ पे होगा, ध्यान देना यहाँ पे 1 + 2। टर्नरी मीन्स 3 कंपोनेंट, देयर आर 3 कंपोनेंट, 1 + 2। सो 1 इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक ही होगा, ध्यान देना यहाँ पे, एंड द अदर 2 आर सॉल्यूट, अदर 2 आर सॉल्यूट। अब जरा आपको मैं एक बार डेफिनेशन के ऊपर लेके चलता हूँ। डेफिनेशन में हमने यही चीज बोली थी, ध्यान देना यहाँ पे। डेफिनेशन में हमने बोला था ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, कितने का होगा, 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। बट साथ में हम क्या बोल रहे थे, इन विच 1 इज सॉल्वेंट, इन विच 1 इज सॉल्वेंट, एक तो सॉल्वेंट होगा, एंड द रिमेनिंग आर सॉल्यूट, तो रिमेनिंग क्या होंगे आपके, सॉल्यूट होंगे। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ यहाँ पे आपको समझाई है कि एक तो आपका सॉल्वेंट है एंड द रिमेनिंग जो है 2 बचे आपके पास यहाँ पे, तो ये सॉल्यूट है, यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे ये सॉल्यूट है। अब अगर आप 4 की बात करते हैं, यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं तो ये होगा 1 + 3। तो 1 + 3 का मतलब यहाँ पे 1 क्या है, एक तो सॉल्वेंट होगा ही होगा, लेकिन 3 आपके क्या होंगे यहाँ पे, सॉल्यूट। तो ध्यान देना इस चीज़ को, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या हुआ। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमारी बात हो गई कि आपका सॉल्यूशन जो है वो उसकी टाइप्स हो गई। अब हम करते हैं सॉल्यूशन इज आल्सो, एक चीज़ और बोल सकते हैं हम, सॉल्यूशन इज also based on concentration। सॉल्यूशन जो होता है इसको हम इसके ऊपर बेस करते हैं, किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। अब अगर मैं कंसंट्रेशन के ऊपर आपको लेके चलूं, अगर हम लेके चलें इसमें, तो हम देखो कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास फिर से 3 पार्ट्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, अनसैचुरेटेड एंड देन सैचुरेटेड
और जो मैं तीसरा लेके जा रहा हूँ, मे भी आपने इसके बारे में कम सुना हो, तो हमेशा याद रखना है सुपर सैचुरेटेड, और हम एक और नाम दे सकते हैं इसको हम मेटास्टेबल। मेटास्टेबल, तो हमने तीन चीज़ें बोली यहाँ पे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब हम इनको समझ लेते हैं क्या हमने बोला यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम एक ना बीकर ले लेते हैं, और हमने एक बीकर में फिर से हम एक सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे इस बीकर के अंदर वाटर है, H2O है, और यहाँ से हम कोई भी सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, मे बी जो भी हमने अभी बोला था शुगर बोल देते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे शुगर ऐड करना शुरू किया, समझ लेना इस बात को आपने, शुगर ऐड करना शुरू किया, शुगर इज डिजॉल्व्ड। शुगर क्या हो रहा है यहाँ पे, डिजॉल्व हो गया सारा। तो अगर डिजॉल्व हो रहा है तो ये आपका कौन सा सोल्यूशन है, अनसैचुरेटेड। फिर हमने डाला, फिर से डिजॉल्व हो गया, तो ये फिर से क्या है, अनसैचुरेटेड। बट एक टाइम ऐसा आया जब ये डिजॉल्व होना बंद हो गया, मतलब यहाँ पे हम शुगर डाल रहे हैं, बट अब एक ऐसा टाइम आया जब आप एक भी क्यूब डालेंगे लास्ट में तो वो यहाँ पे डिजॉल्व नहीं होगा। तो इट मीन्स सैचुरेशन इज कम। क्या गई है वहाँ पे, सैचुरेशन मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया वो, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। आप सभी लोग खाना खाते हैं खाते हैं ना। देखिए, अगर हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारा एक बार ना पेट भर जाता है, और जब हमारा स्टमक फुल हो जाता है तो उसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ से डालेंगे तो वो चीज़ हम नहीं खा सकते, हमारा दिल ही नहीं करता। तो क्या हो गया यहाँ पे, सैचुरेशन इज कम। अब कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, सैचुरेशन आ गई है। तो सेम हियर, अब ये शुगर यहाँ पे ऐड नहीं हो रही है, इट मीन सैचुरेशन आ गई है, तो सैचुरेटेड वो हो चुका है। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो हम बात कर रहे थे सुपर सैचुरेटेड या मेटास्टेबल की, तो उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। अब क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, नॉर्मल वाटर लिया, देखा होगा आपने, और उसमें आपने शुगर ऐड की। एक टाइम तक शुगर जो है वो डिजॉल्व हो जाती है, और फिर हम कई बार देखते हैं उसके बाद थोड़ी सी शुगर नीचे रह जाती है, डिजॉल्व नहीं होती वो। जब वो डिजॉल्व नहीं होती है और वो एक्स्ट्रा वहाँ पे हो जाती है, तो हम उसे नाम दे देते हैं मेटास्टेबल, या हम उसे बोल देते हैं सुपर सैचुरेटेड है वो। लेकिन अब अगर हम इसको यहाँ से हीट करते हैं तो क्या होगा, हीट करते हैं तो ये घुलना शुरू हो जाएगी और घुल जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड। आप इसमें और ऐड करते हैं शुगर, और ऐड करते हैं, ये फिर घुलना शुरू हो जाता है, हीट करते हैं घुल जाएगा, लेकिन फिर से एक स्टेज ऐसे आएगी जब ये घुलना बंद हो जाएगा, तो उसको हम फिर नाम दे देंगे अनसैचुरेटेड। तो ध्यान दिया आपने, हम जिसकी बात कर रहे थे सुपर सैचुरेटेड, कि आपने नॉर्मल वाटर में अगर शुगर ऐड किया तो वो डिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी नीचे बच गई, काफ़ी दिख रही है आपको, जो नहीं घुल पा रही है, तो लेकिन जैसे आप उसको हीट करेंगे वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम तीनों स्टेज के ऊपर आते हैं यहाँ पे। तो ये होते हैं सुपर सैचुरेटेड या मेटास्टेबल, हम जो नाम दे सकते हैं यहाँ पे मेटास्टेबल। अब हम पहुँच गए कि जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें जो दो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वन इज सॉल्वेंट एंड द अनदर वन इज सॉल्यूट। अब हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, एक कंपोनेंट
which is present in large amount is called solvent। तो बड़ी क्लियर बात हो गई, जो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट होगा उसे हम बोल देते हैं सॉल्वेंट। और सोल्यूट क्या होगा? ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी या लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो अब हमें एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से कि सॉल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो कम क्वांटिटी में होगा उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे। और एक चीज़ आगे हम चलते हैं, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को और हम थोड़ा सा एडवांस में पढ़ते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर करनी है बिल्कुल माइंड में, मैं थोड़ा एडवांस लेके जा रहा हूँ इस टॉपिक को। तो आपने बुक्स में पढ़ा होगा, इन बुक्स सभी ने आपने ये पढ़ा होगा कि वाटर क्या होता है? वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पढ़ा है आप सभी ने, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये सही है, बट ये कई जगह पे हम इसे गलत भी साबित कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, हम इसे सॉल्वेंट हर जगह नहीं यूज़ कर सकते। और वो भी आपको मैंने बोला था, आपको अपनी बुक्स में या कहीं आपको ये नहीं मिलेगा। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, हम इसको वन बाय वन देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्वेंट, हम कुछ एग्जाम्पल से लेंगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूट, और फिर हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप्स, जैसे हम पीछे कर रहे थे वैसे हम कुछ करके देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास मान लीजिए हम ये बोल देते हैं कि सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है? लिक्विड है, और सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पे क्या है? सॉलिड है। तो क्या हो गया? लिक्विड प्लस सॉलिड। लेकिन यहाँ पे आपने एक कंडीशन याद रखनी है कि सॉलिड जो है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल आप समझ सकते हो, जिसके वेपर्स इजीली नहीं बनते या जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम सीधा सीधा बोल देंगे कि सॉल्वेंट कौन है? यहाँ पे लिक्विड ही होगा, और सॉल्यूट कौन होगा? यहाँ पे सॉलिड होगा। तो ये सिंपल केस हो गया। अगर हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं कि एक हमारे पास है यहाँ पे लिक्विड और अगला भी हमारे पास क्या है? यहाँ पे लिक्विड है, बट ये वॉलेटाइल है। अभी कंडीशन चेंज हो गई, ये दोनों ही वॉलेटाइल हैं, मतलब दोनों के ही वेपर्स बनेंगे। तो आपको अब यहाँ पे देखना ये है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मान लीजिए L1 इज मोर देन L2, तो दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूट। तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि ऐसा हो सकता है। सो इट हम अब ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी। और अभी हम ऊपर पढ़ के भी आ रहे हैं कि जिसकी लार्जर क्वांटिटी होगी वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी लेसर होगी वो सॉल्यूट होगा। तो वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मैं अब आपको ये पता है या नहीं है पता, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। मैं दो कंपोनेंट ले रहा हूँ और दोनों लिक्विड के ले रहा हूँ, इथाइल अल्कोहल, और दूसरा हमारे पास है वाटर। एक मैंने लिया इथाइल अल्कोहल और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे वाटर। अब मैं अलग अलग क्वांटिटी यहाँ से डिसाइड करूँगा और उसके साथ हम देखेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट कि कौन सा यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, कौन सा यहाँ पे सॉल्यूट होगा। तो देखिए यहाँ पे आप, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इथाइल अल्कोहल जो है उसको मैंने यहाँ पे लिया हाफ लीटर लिया, और यहाँ पे वाटर को मैंने क्या ले लिया? 1 लीटर। तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? क्वांटिटी 1 लीटर की ज़्यादा है। तो हम बोल देंगे कि जो वाटर है वो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट, और इथाइल अल्कोहल जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा? सॉल्यूट। ये तो आप सबको क्लियर हो गया। अब अगर इसी चीज़ को मैं आगे और बढ़ाता हूँ, अगर देखते हैं इसको, देखिए अगर हम इसको ये बोल देते हैं कि अब इथाइल अल्कोहल जो है वो यहाँ पे है 1 लीटर, और वाटर यहाँ पे है हमारे पास हाफ लीटर। तो क्लियर हो गया फिर से, क्योंकि हमने अभी बोल के आए हैं कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा? सॉल्वेंट। तो 1 लीटर मीन्स इथाइल अल्कोहल जो है वो यहाँ पे अब क्या होगा? सॉल्वेंट है,
और जो वाटर है यहाँ पे वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूट है। क्लियर हो रहा है सबको, ये दिख रहा है सबको? ओके। सो ये तो हो गया। अभी हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, ध्यान देना यहाँ पे आपने। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोल देते हैं कि हाफ लीटर इथाइल अल्कोहल है और हाफ लीटर ही हमारे पास वाटर है। अब क्या करोगे? आप? अब हम कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि हमने तो ये बोला था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट तो हम डिसाइड करते हैं क्वांटिटी के ऊपर, जिसकी जितनी क्वांटिटी होगी हम उसे बोल देते हैं कि जिसकी ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसकी कम है वो सोल्यूट है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे, हाफ लीटर हाफ लीटर। तो अब ये चीज़ आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आ सकता है ये। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है या सोल्यूट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इफ वेपर प्रेशर इज हाई then it is solvent। अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लीजिए और इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रही है? इथाइल अल्कोहल इज सॉल्वेंट एंड वाटर इज सॉल्यूट। तो हमारी डेफिनेशन फेल हो रही है। इधर आके डेफिनेशन क्या थी कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या था, इथाइल अल्कोहल जो है वो इजीली वेपर अपने बना देता है एज कम्पेयर टू वाटर, देयरफॉर इथाइल अल्कोहल इज क्या हुआ, सॉल्वेंट हो गया, एंड वाटर क्या हो गया यहाँ पे हमारा सॉल्यूट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि जो भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट या कोई भी हम बोल सकते हैं उसकी कंसंट्रेशन होती है। तो मेथड्स हम डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे जो बताएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पहले हमें पता होनी चाहिए। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन किसके बराबर होती है, मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो भी प्रेजेंट है इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपका जो भी सॉल्यूशन है वहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, मतलब कंसंट्रेशन कितनी है उसकी यहाँ पे, तो वो हमें पता चलती है। तो हम यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड्स करेंगे। तो वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐसे आइडिया देता हूँ जो अभी हम यहाँ पे टॉपिक करने वाले हैं। सो जैसे आपने अगर एक्सप्रेस करना हो कंसंट्रेशन को, तो एक हमारे पास होता है परसेंटेज, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। एक हमारे पास आता है मोलैलिटी, फिर हमारे पास आता है मोलैरिटी, फिर हमारे पास आता है फॉर्मेलिटी, फिर हमारे पास आता है नॉर्मेलिटी, ऐसे हमारे पास आता है ppm, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आता है मोल फ्रैक्शन। तो ये सारे टॉपिक अभी हम यहाँ पे सभी एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, जो अभी हम जिसको हम बोल रहे हैं मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक यहाँ पे लेने वाले हैं दैट इज़ मास परसेंटेज, या फिर हम उसे बोल देते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। बड़ा नॉर्मल सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ समझने वाली हैं, तो उसको हम देखते हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। सिंपल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो अपनी मास की, सेम वैसा ही है। द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सोल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट, जो भी हम जिसकी हम निकालना चाहते हैं, पर 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। टोटल 100 ग्राम में से उसकी परसेंटेज कितनी है, वो इसका मीनिंग हो गया। जैसे अभी हम बोल सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट क्या हुआ, मास ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन, जो भी हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं वो, और टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, जो भी टोटल मास रहेगा इनटू 100, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज उसका
क्या होगा। अब अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं छोटा सा, तो हम अपनी तरफ से एक कंसिडर कर लेते हैं कि इफ़ हम यहाँ बोल देते हैं इफ़ डब्ल्यू ए जो है, डब्ल्यू ए इज़ द मास ऑफ कंपोनेंट ए एंड डब्ल्यू बी इज़ द मास ऑफ कंपोनेंट बी। हमने वैसे समझने के लिए कंसिडर कर लिया। अब हमें किसी ने बोला कि आप निकालिए, क्या आप निकालिए मास परसेंटेज ऑफ ए। अगर हमने निकालनी है तो इट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए, जिसकी हमने निकालनी है, हमने ये बोला था ऊपर मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास हमने बोला था, तो वो क्या आ गया डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और इनटू क्या हो गया यहाँ पे 100। तो ये हमने यहाँ से क्या निकाल दी, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए। तो ऐसे अगर हमने बी की निकालनी होगी तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ डब्ल्यू बी आ जाएगा और नीचे टोटल वैसे आ जाएगा इंटू 100 आ गया। तो ये तो हो गया हमारा मास परसेंटेज। सेम हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, सेम डेफिनेशन आप देख सकते हैं बुक से कि वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगी। अब हम मेन चीज़ के ऊपर आते हैं जो यहाँ पे हमें समझनी है, दैट इज़ अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आता है, वहाँ पे ये हम कुछ एक टर्म ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास है W अपॉन W, तो ये क्या हो गया वेट अपॉन वेट, मास अपॉन मास। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है 25% और उसके ब्रैकेट में ये नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपने समझ जाना है ये क्या चीज़ है, मास अपॉन मास, मतलब वेट अपॉन वेट है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है आपको। तो ये हो गया, तो इसमें सॉल्यूट जो हुआ वो 25 हो गया और सॉल्वेंट जो हो गया वो 75 हो गया। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। और दूसरा हमारे पास हो सकता है वेट अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर ऐसे हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास अगर वहाँ लिखा हुआ है 10% और ब्रैकेट में लिखा है W अपॉन V, ये लिखा होगा वहाँ पे, अगर ऐसे लिखा है तो हम क्या बोलेंगे इसको 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन, अब ध्यान देना 100 ml सॉल्यूशन, क्योंकि हमने बोला है वेट अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमने वेट ले लिया और यहाँ पे हमने ml में ले लिया, तो ये वॉल्यूम हमारा आ गया। तो इसलिए ये हो गया हमारा W अपॉन V। और V अपॉन V तो बहुत इजी है, वो तो हमें बिल्कुल ही क्लियर हो गया। तो उसमें अगर हमें ऐसे आता है कि 10% और V अपॉन V, तब तो हम सीधा ही लिख सकते हैं 10 ml ऑफ सोल्यूट इन किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों ही लिक्विड हैं तो इसलिए ml में आएगा, दोनों का ml में आएगा। लेकिन कई बार यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ है, अगर बाई चांस आपके न्यूमेरिकल में वहाँ पे लिखा हुआ आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे लिखा हुआ मान लीजिए 20%, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आगे भी हम पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को। अगर ऐसे लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर कहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पे अगर 20% लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे 20 ग्राम, क्या बोलेंगे हम 20 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास आया है वो W अपॉन क्या आ गया V आ गया। तो ये याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर सिंपल 25% लिखा हुआ है और ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है तो आपने मान लेना है वेट अपॉन वेट। लेकिन अगर वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कहीं गलती से लिखा हुआ है तो आपने इसको W अपॉन W नहीं मानना है, इसको आपने मानना है W अपॉन V, W अपॉन V। तो इसके बाद हमारे पास ppm हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, मोल फ्रैक्शन करना है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, सारी डेफिनेशंस है हमारी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक आप यहाँ पे इसको ढंग से कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।